Hello and welcome everyone to the day 4 of our course, which is Building Materials and Construction. I am Suniti and let us start the course. Today's module will be for concrete. आज का जो हमारा मॉड्यूल है चौथे मॉड्यूल का पहला टॉपिक जो है या टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल है जो कि किससे कंपोज होता है, किससे मिलके बनता है? फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट एक दूसरे के साथ मिलते हैं, सीमेंट के साथ मिलके फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट ये तीनों मिलके क्या होते हैं? टाइम के साथ साथ हार्ड होते जाते हैं। टाइम के साथ साथ सेट होते हैं, हार्ड होते हैं, कड़े होते जाते हैं। उसी मटेरियल को हम क्या कहते हैं? कंक्रीट। कंक्रीट एक मिक्सचर है सीमेंट का, सैंड का, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, इनको हम क्या करते हैं? मिला देते हैं और जो मटेरियल फॉर्म होता है वो मटेरियल हमारा ऐसा स्लरी फॉर्म होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? कंक्रीट कहलाता है। कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, आप जाके एक बार देखोगे तो आपने कंक्रीट देखा ही हुआ होगा। आपके घर के कंस्ट्रक्शन में आसपास कुछ मटेरियल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, आप वहाँ जाके एक बार चेक करेंगे तो ये कंक्रीट आपने बनते हुए देखा होगा। तो कंक्रीट क्या है? फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर, ये चारों मिलके जो सब्सटेंस बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ग्रेड। आप कंक्रीट का ग्रेड क्या लोगे? तो ये होता है आपका सीमेंट, ये होता है सैंड और ये होता है वाटर, ये हमारा रेशियो है। तो आपका M5 ग्रेड का कंक्रीट है, मतलब वहाँ पे 1 सीमेंट है, पाँच पाँच पार्ट, एक पार्ट सीमेंट है, 5 पार्ट आपका सैंड है, 10 पार्ट आपका एग्रीगेट, ऐसा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का एक रेशियो है। वहीं M7.5 1:4:8, M10 है 1:3:6, M15 है 1:2:4, M20 है 1:1:1.5:3 और लास्ट है हमारा M25 1:1:2। तो ये आपके कुछ ग्रेड हैं। ग्रेड्स में आपका रेशियो होता है कुछ पार्ट सीमेंट का, कुछ पार्ट सैंड का, कुछ पार्ट एग्रीगेट का, कुछ पार्ट वाटर का। किस रेशियो में आप उसको मिलाते हैं वो आपका कंक्रीट फॉर्म करता है। फिर कंक्रीट आपका फ्रेश कंक्रीट, जो फ्रेश कंक्रीट जो है या प्लास्टिक कंक्रीट जिसको आपने ताज़ा मिक्स किया है वो आपका फ्रेश कंक्रीट कहलाता है, जिसको आप किसी भी शेप में ढाल के कन्वर्ट कर सकते हो। वहीं हार्डन कंक्रीट होता है। हार्डन कंक्रीट क्या रहता है? जो कंक्रीट सेट हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, आपका कंक्रीट सेट हो गया, 10 घंटे 12 घंटे के बाद वो सेट हो गया, वो आपका हार्डन कंक्रीट कहलाता है। तो फ्रेश कंक्रीट क्या होता है? आपका कितने क्वांटिटी में सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर को आपने मिक्स किया है कंट्रोल प्रोपोर्शन में, तो वो चीज़ आपका क्या कहलाता है? फ्रेश कंक्रीट। जो गीले पोर्शन में है वो फ्रेश कंक्रीट है और हार्डन, जो हार्ड हो गया वो आपका हार्डन कंक्रीट है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है हमको, एक फ्लो चार्ट देखना है कंक्रीट का। कंक्रीट के अंदर क्या क्या आता है? तो पहला हमारा कंक्रीट के अंदर हमको पढ़ना है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या होता है? फिर हम देखेंगे कि वर्केबिलिटी को निकालने के कौन से 4 टेस्ट होते हैं, उनको हम कैसे निकालते हैं। तो पहला है स्लम्प टेस्ट, दूसरा है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, तीसरा है फ्लो टेबल टेस्ट और चौथा है हमारा वीबी टेस्ट। फिर आता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं कंक्रीट के? तो इसके 2 मेथड हैं। पहला हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे और दूसरा हम टेंसाइल स्ट्रेंथ पता करेंगे। स्ट्रेंथ निकालने के लिए कौन सी मशीन यूज़ की थी हमने? UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जो कि मैंने आपको सीमेंट में भी बताया था। फिर आते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ये तो ऐसे टेस्ट थे जिसमें आपने डिस्ट्रक्ट किया, उस चीज़ को तोड़ा, कंप्रेसिव में भी तोड़ा, टेंसाइल में भी तोड़ा। बट अब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, बिना कंक्रीट को तोड़े फोड़े आप उसका क्या कर पाओगे? स्ट्रेंथ पता कर पाओगे। तो पहला होता है स्मिडिट रिबाउंड हैमर टेस्ट और दूसरा है अल्ट्रासाउंड पल्स वेलोसिटी टेस्ट। तो ये चार्ट आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, यहीं से हम आगे की प्रॉपर्टीज देखते जाएंगे। पहला हम देखते हैं वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या होता है? किसी भी तरीके की कंक्रीट की काम करने की क्षमता जो होती है वो वर्केबिलिटी कहलाता है। द ईज टू डू वर्क इज नोन एज वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंक्रीट की जिसकी वजह से वो इजीली क्या हो सकता है? मिक्स हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मिक्स कर सकते हैं हम उसको,
ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है, वर्केबिलिटी कहलाती है। उसे कॉम्पैक्ट करना, प्लेस करना और ट्रांसपोर्ट करके फिनिश करना, ये चीज़ वर्केबिलिटी है। It is also defined as amount of useful internal work required to done in order to achieve full compaction। एक आपका क्या बोल रहा है कि ऐसा इंटरनल वर्क जिसको आपको करना है जिससे कि आपको अच्छा कॉम्पैक्शन मिल जाए, वो वर्केबिलिटी कहलाता है। बेसिक वर्ड्स में अगर हम देखें तो वर्केबिलिटी कंक्रीट की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपका काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। आप इजीली कोई भी वर्क कर सकते हो। द ईज टू डू वर्क इज नोन एज वर्केबिलिटी। आपका काम आसान कर देता है, ईजी कर देता है और काम जल्दी हो जाता है। आप चाहे मिक्सिंग करो, चाहे ट्रांसपोर्ट करो, प्लेस करो, कॉम्पैक्ट करो, चाहे उसको फिनिश करो, ये सारे प्रोसेस आपके इजीली हो जाएंगे। ये प्रोसेस आगे आप जब कंक्रीट के स्टेप्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा कि ये कौन सा स्टेप है, उसका काम क्या होता है। फिर बोल रहा है कि वर्केबिलिटी कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर है वाटर कंटेंट। तो जब वाटर कंटेंट हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो बोल रहा है कि एडिशन ऑफ वाटर इन कंक्रीट डज नॉट अफेक्ट इट वर्केबिलिटी, मोर ओवर इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ड्यू टू इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है कि आप जैसे वाटर का कंटेंट बढ़ा रहे हो, परसेंटेज ऑफ वाटर बढ़ा रहे हो किसी भी कंक्रीट में, तो वो उसकी वर्केबिलिटी को तो अफेक्ट नहीं करता, बट हाँ उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको ज़रूर कम कर देता है। जैसे ही वाटर का कंटेंट बढ़ता है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर आपको वर्केबिलिटी बढ़ाना है तो सीमेंट कंटेंट को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा सेम प्रपोर्शन में। जितने आपको वर्केबिलिटी बढ़ानी है उतना ही वाटर कंटेंट और सीमेंट का पोर्शन भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। सीमेंट कंटेंट इज ऑल्सो टू बी इंक्रीज इन सेम प्रपोर्शन एज दैट ऑफ वाटर सच दैट वाटर सीमेंट रेशियो रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे आपने वाटर का परसेंट अगर बढ़ा दिया तो सीमेंट का परसेंट भी बढ़ा दो, तो जिससे कि आपका क्या होगा, स्ट्रेंथ कम नहीं होगी तो आपकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपको वर्केबिलिटी बढ़ानी है, जितना परसेंट वाटर का इंक्रीज कर रहे हैं सेम परसेंटेज हमको सीमेंट का भी इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पोर्शन जिसमें वर्केबिलिटी डिपेंड करता है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। एग्रीगेट और सीमेंट का जो रेशियो है उसमें भी आपका वर्केबिलिटी डिपेंड करता है। यहाँ पे बोल रहा है कि जितना आपका हाई रहेगा एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, उतना ही पतला आपका क्या रहेगा, कंक्रीट। लीनर इज द कंक्रीट। वो क्या करता है, वर्केबिलिटी को कम कर देता है और सीमेंट पेस्ट जो है वो ज़्यादा लुब्रिकेट कर पाता है। जितना एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कम रहेगा आपका, उतना आपका हाई कंक्रीट रहेगा, उतना आपका रिच कंक्रीट रहेगा और वर्केबिलिटी हाई रहेगी। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका राउंड शेप एग्रीगेट है, वो राउंड शेप एग्रीगेट जो है उसकी एग्रीगेट हैज़ मोर वर्केबिलिटी, क्योंकि उसको क्या लगता है, लेस एरिया लगता है। यहाँ पे एल होगा, दैट रिक्वायर्स लेस एरिया। कौन सा एरिया, सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया फॉर ल्यूब्रिकेशन। यहाँ पे सरफेस एरिया फॉर ल्यूब्रिकेशन किसका कम रहेगा, एग्रीगेट का शेप अगर राउंड रहेगा तो उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा रहेगी। राउंड एग्रीगेट के लिए कम सरफेस एरिया लगेगा ल्यूब्रिकेशन के लिए, इसलिए अगर आपका एग्रीगेट का शेप एंगुलर या फ्लैंकी है तो उसका जो वर्केबिलिटी है वो कम हो जाएगा। फिर टेक्सचर बोल रहा है कि जो स्मूथ एग्रीगेट रहेंगे, जो चिकने एग्रीगेट रहेंगे, उनकी वर्केबिलिटी हाई रहेगी और जो रफ एग्रीगेट रहेंगे उनकी वर्केबिलिटी पुअर रहेगी। फिर आगे का आता है साइज। तो जितने बड़े साइज के एग्रीगेट रहेंगे, जितना बड़ा साइज का एग्रीगेट रहेगा उसमें हाई वर्केबल मिक्सचर बनेगा, क्योंकि उसमें कम एरिया रहेगा जो लुब्रिकेट करने के लिए रहेगा। फिर ग्रेडिंग आ जाती है। ग्रेडिंग में जो वेल ग्रेडेड है उनका वर्केबिलिटी हाई रहेगा और पुअरली ग्रेडेड जो है उनकी वर्केबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी उनकी ग्रेडिंग के हिसाब से। आखिरी है एड मिक्सचर्स। तो एड मिक्सचर्स में हम क्या करते हैं, उसमें कुछ पोर्शन हम प्लास्टिसाइजर के और सुपर प्लास्टिसाइजर के मिलाते हैं, जिससे कि आपकी वर्केबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है किसी भी कॉन्क्रीट मिक्स में। वैसे तो एड मिक्सचर सीमेंट में मिले हुए ही आते हैं आजकल, जिप्सम वगैरह मिला रहता है, फिर भी हमको कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज करनी है तो हम पर्टिकुलर एड मिक्सचर को टारगेट करके उसकी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज। अब हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी को कैसे टेस्ट करते हैं, तो इसके चार टेस्ट है, हमने आगे
पहले ही देख लिया था स्टार्टिंग में ही, स्लम्प टेस्ट है। फिर है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, उसके बाद है लोड टेस्ट और आखिरी है हमारा वीबी टेस्ट। ये 4 टेस्ट है कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए। तो पहला स्लम्प टेस्ट देखा, ये है हमारा स्लम्प टेस्ट का एपरेटस। ये हमारा कोन है जिसकी डायमीटर ऊपर की 10 सेंटीमीटर है, नीचे की 20 सेंटीमीटर है, हाइट 30 सेंटीमीटर है। ऐसा एक स्लम्प कोन बनाया जाता है। अगर ये स्लम्प कोन पूरा का पूरा बन गया तो उसे ट्रू स्लम्प कहा जाता है, नहीं तो आपका शेयर स्लम्प होता है। ये सबसे कॉमन मेथड है वर्केबिलिटी टेस्ट करने का। आपको आपके कॉलेज में ये इजीली मिल जाएगा, ये मेथड, ये आपको करवाया जाएगा टेस्ट। इसमें हमने देख लिया फर्स्ट का टॉप डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, बॉटम 20 है और हाइट 30 सेंटीमीटर है। आप कंक्रीट को इसको 4 लेयर में भरते हो। हर लेयर के बाद में आप इसमें क्या करते हो, हर लेयर के बाद 25 बार इसमें टैंपिंग करते हो। इस रॉड से 25 बार इसमें टैंपिंग किया जाता है। फिर उसके बाद आप उसको, इस मोल्ड को बाहर निकाल देते हैं, ऐसा स्लम्प, इस मोल्ड को बाहर निकालते हैं और ऐसा स्लम्प यहाँ पे बनता है। ये मोल्ड को रिमूव कर दिया और ऐसा स्लम्प यहाँ पे मिला हमें। फिर मोल्ड को जैसे ही आप ऊपर की तरफ खींचते हुए निकालते हो तो वहाँ पे स्लम्प की हाइट देखनी पड़ती है, वो सही से खड़ा हुआ है, गिर गया है, या उसका पूरा का पूरा फेल ही हो गया, आधा गिरा या पूरा का पूरा फेल हो गया। तो वहाँ से आप वहाँ से उसकी स्लम्प की हाइट देख सकते हो। जितनी ज़्यादा स्लम्प की वैल्यू आएगी उतनी ज़्यादा वर्केबिलिटी होगा, ठीक है। दिस टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर द कॉन्क्रीट विच पोजेस आइदर हाई वर्केबिलिटी या लो वर्केबिलिटी। ऐसे कॉन्क्रीट के लिए सुटेबल नहीं है जो एकदम हाई या एकदम लो वर्केबिलिटी दिखाते हैं। नॉर्मल रेंज में जो, उनके लिए ये सुटेबल है। फिर आता है जो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ये आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट का एपरेटस है। यहाँ पे दो हॉपर्स हैं और एक सिलेंडर है। सबसे पहले आपका बेस होता है, बेस के ऊपर में एक सिलेंडर रखा होता है और उसके ऊपर में 2 हॉपर होता है। ये हॉपर को सपोर्ट देने के लिए है। तो हॉपर में हम कंक्रीट मिक्स डालते हैं और यहाँ से हम उसका गेट खोल देते हैं। फिर यहाँ का जो मिक्सचर रहता है वो पूरा का पूरा सेकंड वाले हॉपर में चला जाता है। सेकंड वाले, पहले आपने इसमें मिक्सचर डाला, फिर आपने ये वाले गेट को खोल दिया। अब यहाँ का पूरा मिक्सचर अब सेकंड वाले में चला गया, फिर सेकंड वाले का पूरा मिक्सचर यहाँ आ जाएगा। तो ये 3 तरीकों से आप क्या करते हैं, यहाँ पे कॉम्पैक्शन करते हैं। तो ये आपका कॉन्क्रीट, ये टेस्ट जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, कॉन्क्रीट पोजेसिंग वेरी लो वर्केबिलिटी, जिसके लिए स्लम्प टेस्ट नहीं हो पाता, उसमें आप कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं। अगर लो वर्केबिलिटी है तो इसका प्रिंसिपल क्या है टेस्ट का, कि डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन निकालना, कितना कॉम्पैक्ट हो सकता है। एक स्टैंडर्ड अमाउंट का काम कर रहे हो आप, तब कंक्रीट कितना कॉम्पैक्ट हो सकता है, कितना दब सकता है, ये चीज कौन बताता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट बताता है। तो क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन finding the degree of compaction achieved by the standard amount of work done by the concrete when allowed to fall from known height। एक known height से आप concrete को गिराते हो तो कितना वर्क डन कर पाता है, यही चीज आप यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, पता कर पा रहे हैं। Degree of compaction is represented in terms of compaction factor that represents the density ratio. Density of concrete obtained during test to the density of fully compacted concrete। यहाँ पे आप डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन निकालते हो, कैसे निकलता है, डेंसिटी कंक्रीट का जब आप टेस्ट कर रहे हो और किससे डिवाइड कर देते हैं, डेंसिटी आपका कंक्रीट का फुल्ली कॉम्पैक्ट होने के बाद में। तो इससे हमारा क्या निकल जाता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर का रेशियो निकल जाता है। अब इसमें कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू द वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड, यही चीज हमने देखी थी। और कॉम्पैक्शन फैक्टर, मास ऑफ कंक्रीट इन सिलेंडर ड्यूरिंग टेस्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो जो कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्केबिलिटी के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिलेंडर के वेट के। जो स्लम्प टेस्ट और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हैं, ये आपकी वर्केबिलिटी पता चल जाती है, स्लम्प की कितनी वैल्यूज के लिए आपकी जो वर्केबिलिटी है
वो लो, हाई और मीडियम रहती है, और किस वैल्यू, कॉम्पैक्शन फैक्टर की किस वैल्यू से आपकी वर्केबिलिटी लो, हाई या मीडियम रहती है, उसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और उसके कुछ रिमार्क्स। तो ये टेबल आप देख लीजिएगा। अब आ जाता है फ्लो टेबल टेस्ट। फ्लो टेबल टेस्ट आप जब कंक्रीट की हाई वर्केबिलिटी होती है तब आप फ्लो टेबल टेस्ट करते हैं। लो वर्केबिलिटी थी तो कॉम्पैक्शन फैक्टर कर रहे थे। इसमें आपका एक सर्कुलर टेबल होता है और एक मोल्ड होता है जो फ्रस्टम शेप का होता है। फ्रस्टम जैसे आपकी बाल्टी का शेप होता है ना, टॉप छोटा और बॉटम बड़ा, वैसे ही टाइप का ये हो सकता है। जैसे बाल्टी कैसे होती है, ऊपर से बड़ी होती है, नीचे से थोड़ी छोटी होती है, जैसे लोहे की या स्टील की बाल्टी पुरानी, तो उसी टाइप का फ्रस्टम होता है। तो हम क्या करते हैं, मोल्ड को टेबल के ऊपर में रख देते हैं और कंक्रीट को हम, जिसको टेस्ट करना है, उस कंक्रीट को हम 2 लेयर में भरते हैं। उसके बाद इसको हम, it is raised immediately and table is lifted and dropped by 12.5 mm 15 times in 15 सेकेंड। अचानक से हम टेबल को क्या करते हैं, गिरा देते हैं और उठाते हैं और गिराते हैं। 12.5 mm का उठाते गिराते हैं उसको 15 बार 15 सेकेंड के अंदर। The spread of concrete direction is measured in at least 6 directions and further used to represent the workability in terms of flow percentage। concrete कितने डायरेक्शन में स्प्रेड हुआ है, 6 डायरेक्शन में एटलीस्ट मेजर करते हैं, उसका फ्लो परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज फ्लो क्या, स्प्रेड ऑफ कंक्रीट कितना स्प्रेड हुआ, -25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, फ्लो टेबल टेस्ट निकालते हैं। इस तरीके का दिखता है। ये हमारा फ्रस्टम मोल्ड है, इसके अंदर आप कंक्रीट भरोगे और फिर टेबल को आप क्या करोगे, रोटेट, उसको उठाते गिराते हैं टेबल को, हम उसको अप डाउन करेंगे 15 टाइम्स 15 सेकेंड में, और उसके बाद कंक्रीट कितना स्प्रेड हुआ ये चीज हम मेजर करेंगे। तो ये डायमेंशंस हैं आपके फ्लो टेबल टेस्ट के, जो ऑपरेटर्स हैं उसके। फिर आखिरी है वीबी टेस्ट। वीबी टेस्ट, तो वीबी टेस्ट किस में होता है, वीबी टेस्ट का जो एपरेटस होता है उसको वीबी कंसिस्टोमीटर कहते हैं। ये आपका टेबल है, टेबल के ऊपर में एक कंटेनर रखा है, कंटेनर के ऊपर में स्लम्प कोन रखा है, स्लम्प कोन के ऊपर में एक रोटेटिंग आर्म रखा है, प्लास्टिक डिस्क है और मूविंग रॉड है। अब क्या होता है इस टेस्ट में, आपको लो वर्केबिलिटी या आपकी जो स्लम्प वैल्यू है वो 50 mm तक की लिमिटेड होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इसका जो टेस्ट मोल्ड है वो फ्रस्टम शेप का है, वो हमको दिख रहा है। ये जो टेस्ट मोल्ड है, स्लम्प कोन है, उसको हम सिलेंडर में रखते हैं। जो भी कंक्रीट को आपको टेस्ट करना है आप उसको उसके अंदर फील कर देते हो और तुरंत मोल्ड को बाहर निकाल देते हो, स्लम्प कोन को बाहर निकाल देते हैं जैसे ही फील हो जाता है। अब जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का बाहर का जो कंटेनर है उसको आप वाइब्रेशन देते हो और आप ये देखते हो कि आप जब वाइब्रेट कर रहे हो उसको तो कितना टाइम लग रहा है आपके कंक्रीट को सिलेंडर का पूरा शेप ले लेने में, है ना। तो वही चीज आपकी, वही जो वर्केबिलिटी, उसी चीज को, उसी टाइम को आप क्या कहते हैं, वीबी डिग्रीज में मेजर करते हैं। और यही टेस्ट हमारा क्या है, वीबी टेस्ट है। यहाँ पे से इसमें कंक्रीट डाला, इसको रिमूव कर दिया, कंटेनर को शेक किया और हमने ये देखा कि जो कंक्रीट है वो सिलेंडर का शेप लेता है, कहाँ कौन से टाइम पे लेता है, उस टाइम को आपको नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट है कंक्रीट की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है कंक्रीट में, दो टाइप की, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, ऐसा लोड लगाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, कंप्रेसिव लोड हो जाता है। और अगर हम इसी का उल्टा लोड लगा दें, हमने ऐसे लोड लगा दिया बाहर की तरफ खींच दिया, तो ये क्या हो जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाती है। नेक्स्ट जो टेस्ट है अब, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम में करते हैं। ये है हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यहाँ पे हम सैंपल रखते हैं और उसमें कंप्रेशन लोड लगाते हैं ऊपर और नीचे से। सैंपल के ऊपर और नीचे से जब आप कंप्रेशन लोड देते हैं तो सैंपल फेल हो जाता है एक पर्टिकुलर लोड के बाद, और उसी को नोट करके आप यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। तो इसको हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में यूटीएम में मेजर करते हैं।
जो आपका मोल्ड है या जो आपका कंक्रीट का शेप है वो सिलेंड्रिकल, ट्रेपेजॉइडल, क्यूबॉइडल, प्रिज्मोइडल कोई भी शेप का हो सकता है। हम क्यूबिकल मोल्ड जब 150 mm का यूज करते हैं, कब? जब एग्रीगेट का साइज 20 mm से ज्यादा हो, और एग्रीगेट का साइज अगर 20 mm से कम है तो हम 100 mm का क्या यूज करते हैं? क्यूबिकल मोल्ड यूज करते हैं। जो मोल्ड है उसकी हाइट से डायमीटर का जो रेशियो है वो 2:1 रहता है, हाइट 30 तो डायमीटर आपका 15 सेंटीमीटर रहेगा। एग्जाम्पल, results obtained from cylindrical mold are found to be more precise than result obtained from cubical. cylindrical का result ज़्यादा precise होता है as compared to cuboidal mold. जो strength है concrete का, जब cylindrical mold का strength of concrete measured using cylindrical mold approx 0.8 times the strength obtained from cubical mold. ठीक है, क्यूबिकल मोल्ड से जो स्ट्रेंथ आती है उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतनी सिलेंड्रिकल मोल्ड की क्या है? स्ट्रेंथ है। अब जो नेक्स्ट है वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक ब्लॉक बनाते हैं जिसका साइज क्या होता है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बाय 70 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ 70 है, 15 और इसकी 15 उसकी लेंथ और विड्थ है। अब जो मैक्सिमम नॉमिनल साइज है एग्रीगेट का वो 20 mm से ज्यादा है, तब आप ये वाला साइज यूज करते हो। अगर 20 mm से कम है तो 10 बाय 50 का यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या बोल रहा है कि बीम को हम क्या कर देते हैं? एक रोलर सपोर्ट के ऊपर रख देते हैं और उसमें लोड लगाते हैं जिससे कि फेलियर होता है, और उसी से हम क्या करते हैं? मॉड्यूलस ऑफ रप्चर या ऐसा स्ट्रेस जहां पे फेलियर ऑकर होता है वो निकाल लेते हैं यहाँ से। फिर आ जाते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ये सारे टेस्ट ऐसे थे इससे पहले तक जिसमें हम मोल्ड को क्या कर रहे थे? तोड़ रहे थे। कंप्रेशन, टेंशन लगा के, शियर करके हम क्या कर रहे थे? जो भी हमारा शेप था डिजायर्ड, वो शेप को हम क्या कर रहे थे? तोड़ रहे थे। आपने टेंशन में भी तोड़ा, कंप्रेशन में भी तोड़ा, बट नॉन डिस्ट्रक्टिव में आप उस स्ट्रक्चर को तोड़े बिना उसमें से थोड़ा बहुत क्या करके निकाल के मटेरियल आप उसका टेस्टिंग करते हो। तो पहला है श्मिडिट रिबाउंड हैमर टेस्ट और दूसरा है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। तो यहाँ से श्मिडिट रिबाउंड हैमर टेस्ट में क्या होता है? ये आपका एपरेटस है, गन जैसा होता है या छोटा सा आपका इंजेक्शन टाइप आप बोल सकते हो। यहाँ से हम इसमें लोड लगा के उसको क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। हार्डन्ड कंक्रीट में होता है, इसमें स्प्रिंग कंट्रोल रिबाउंड मास होता है जिसको आप क्या करते हो? प्लंजर या टूल बार से उसमें प्लंज करते हो। जब आप रिलीज बटन को प्रेस करते हो तो रिबाउंड मास आपका सरफेस से टकराता है जिसमें आपको टेस्ट करना है और रिटार्ड कर देता है सरफेस को स्प्रिंग फोर्स की वजह से आगे पीछे के डायरेक्शन में। फिर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको नोट कर लेते हैं उस स्केल में, और उसी को हम क्या कहते हैं? रिबाउंड नंबर कहते हैं। और इसी को हम यूज करके स्ट्रक्चर की क्वालिटी पता करते हैं। जितने ज्यादा नंबर रहेगा रिबाउंड नंबर, हायर द वैल्यू ऑफ रिबाउंड नंबर बेटर इज द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा रिबाउंड नंबर की वैल्यू रहेगी, जितने बार वो क्या होगा? ये आगे पीछे रिबाउंड जितना हो पाएगा, जितना ये लोड सह पाएगा, उतनी इसकी स्ट्रेंथ या क्वालिटी ज्यादा बेटर होगी। फिर है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ये है आपका अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। दिस टेस्ट डील विद द मेजरमेंट ऑफ टाइम of travel of electronic generation mechanical pulse through the structure to be tested, that is further used to analyze its quality. आपको जिस भी स्ट्रक्चर की क्वालिटी एनालाइज करनी है उससे आप इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड वेव्स को पास कराओगे या पल्स को पास कराओगे। जो मैकेनिकल पल्स जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोएकोस्टिक ट्रांसड्यूसर्स एंड detect with the help of transmitter, that is further used to analyze the time
of travel and the velocity of pulse through the structure so as to represent the quality of structure। जो मैकेनिकल पल्स हैं उसको जनरेट करते हैं इलेक्ट्रो एकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर की मदद से, और उसको डिटेक्ट करते हैं हम ट्रांसमीटर की मदद से, जिसको हम आगे यूज करते हैं एनालाइज के लिए टाइम ट्रेवल और वेलोसिटी पल्स के थ्रू, जिससे कि स्ट्रक्चर की क्वालिटी आपकी मेंटेन हो पाए, उसको रिप्रेजेंट कर पाए हम। अब आ जाता है सेग्रीगेशन। अब नेक्स्ट टर्म है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन कुछ ऐसा दिखता है, जो आपका कंक्रीट के जो बड़े बड़े पार्ट हैं, या आपका जो कंक्रीट का ठोस पार्ट है, जो एग्रीगेट वाला पार्ट, वो क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है अपने मटेरियल से। सेग्रीगेशन कैन बी डिफाइंड एज सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ द कंक्रीट। कुछ मटेरियल सेपरेट हो गया, क्या हो गया? अगर किसी सैंपल में से, कंक्रीट में से आपका कोर्स एग्रीगेट अलग हो गया, तो उसको हम सेग्रीगेशन की टेंडेंसी दिखाना या सेग्रीगेशन होना कहते हैं। सेग्रीगेशन तीन टाइप का हो गया। कोर्स एग्रीगेट आपका हट गया कोई भी मिक्सचर से, ठीक है। द पेस्ट और मैट्रिक्स सेपरेटिंग अवे फ्रॉम कोर्स एग्रीगेट, या पेस्ट ही आपका कोर्स एग्रीगेट से अलग हो गया, या वाटर सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मटेरियल बीइंग अ मटेरियल एट ऑफ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इन तीन कंडीशन की वजह से क्या होगा? सेग्रीगेशन। कोर्स एग्रीगेट सेपरेट हो जाएगा और सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, या आपके मिक्सचर जो है उसमें से जो क्या है पेस्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा अलग हो जाए, कोर्स एग्रीगेट अलग हो जाए, या वाटर सेपरेट हो जाए अदर मटेरियल्स के साथ में और आपका कंक्रीट अलग रह जाए, जिससे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी गिर जाए। तो ये चीज क्या कहलाती है? सेग्रीगेशन कहलाती है। देख लीजिए, ऐसा दिखता है, ये मटेरियल आपका अलग हो गया और ये अलग हो गया है। तो अगर हम ओवर वाइब्रेशन भी कर देते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। अगर सेग्रीगेशन को अवॉइड करना है तो अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, अच्छे से ग्रेडिंग करनी पड़ेगी, वाटर कंटेंट ध्यान देना पड़ेगा, एग्रीगेट की शेप साइज को भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो अलग ना हो पेस्ट से। कंक्रीट को अगर हम ऊंची हाइट से फेंकते हैं तो कौन सा इफेक्ट पड़ता है उसमें? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कौन सा इफेक्ट पड़ता है उसमें? सेग्रीगेशन। अगर आप ज्यादा ऊंचाई से कंक्रीट को फेंकोगे तो कोर्स मटेरियल अलग हो जाएगा और फाइन मटेरियल उसके अलग हो जाएंगे। अगर आप बैडली डिजाइन मिक्सचर से, अगर आपका मिक्सचर पुराना है, उसके ब्लेड्स क्या हो गए हैं? टूट गए हैं या अलग हो गए हैं, तो उनमें से अगर आप कंक्रीट को क्या करोगे? रोटेट करके निकालोगे, मिक्स करके निकालोगे, तो भी सेग्रीगेशन का इफेक्ट देखने मिलेगा। वाइब्रेशन को जब हम करते हैं तो वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट शुड बी प्रीफर्ड इन ड्राई मिक्स। It if too wet a mix is excessively vibrated, concrete gets segregated। अगर आपने ज्यादा गीली कंक्रीट को क्या कर दिया? वाइब्रेट कर दिया, तो भी आपको ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये था सेग्रीगेशन, कोर्स पार्टिकल का अलग हो जाना फाइन पार्टिकल से। अगर हम उसे हाइट से गिनाएं तो सेग्रीगेशन होता है। तो एयर इंट्रेनिंग एजेंट को हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से सेग्रीगेशन कम हो जाता है। अब सेग्रीगेशन जैसा ही एक और टर्म है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है? ब्लीडिंग में कुछ नहीं, सेग्रीगेशन में क्या हो रहा था? कोर्स पार्टिकल आ जा रहा था। ब्लीडिंग में क्या होता है? ऐसा लिक्विड सरफेस, लिक्विड वाला जो पोर्शन होता है कंक्रीट में, वो क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है अदर पार्टिकल से। मतलब अगर आपकी वाटर क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो आपका क्या हो जाएगा? ऊपर के सरफेस में वो ज्यादा मिक्स करेंगे तो ऊपर के सरफेस में क्या आ जाता है? पानी का लेयर आ जाता है। वही चीज आपका ब्लीडिंग या वाटर गेन इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन इन विच some of the water from the concretes come out to the surface of concrete, being of the lowest specific gravity among all the ingredients of concrete। water की सबसे lowest specific gravity होती है, जिसकी वजह से आपका सेग्रीगेशन होते टाइम पे वाटर अगर ऊपर आ गया तो वो चीज क्या कहलाती है? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग आपका ज्यादा वेट मिक्स हो जाए तो ब्लीडिंग आपको देखने के लिए मिलता है, या अगर आपने अच्छे से उसकी प्रपोर्शनिंग नहीं की है, बिना जांचे परखे आपने कुछ भी अमाउंट में पानी और क्या मिला दिया, आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला दिए, तो इस वजह से भी आपकी ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग की वजह से वाटर आपका ऊपर आ जाता है, जिससे कि सीमेंट भी आ जाता है, और इसी वजह से आपका एग्रीगेट नीचे चला जाता है और
कंक्रीट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। The formation of cement paste at the surface is known as latience। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ब्लीडिंग की वजह से वाटर ऊपर आ जाता है ना, सीमेंट भी उसके साथ में थोड़ा सा सरफेस में आ जाता है। यही सरफेस जब वर्कअप होता है या ट्रॉयल या फ्लोट्स की वजह से आप इसको क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो एग्रीगेट नीचे चला जाता है और सीमेंट और वाटर ऊपर रह जाता है। इसको अगर वाटर के साथ में सीमेंट भी ऊपर में है तो उसको लेटियंस कहते हैं, और सिर्फ अगर वाटर का लेयर ऊपर में है तो वो क्या कहलाता है, ब्लीडिंग कहलाता है। तो यहाँ से दो टर्म्स पता चल गए, लेटियंस और ब्लीडिंग। फिर टॉप सरफेस का वाटर कंटेंट हायर रहता है तो लेस एग्रीगेट मैटर होता है, तो ये हायर श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप करता है। फिर क्या बोल रहा है, तो जो वाटर है जब वो ट्रेवल करता है बॉटम से टॉप की तरफ तो एक चैनल बनाता है। अगर ये वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा है 0.7 से तो ब्लीडिंग चैनल्स जो हैं वो कंटिन्यूस रहेंगे और अनसेगमेंटेड बाय डेवलपमेंट ऑफ जेल, एक जेल टाइप का लेयर डेवलप हो जाएगा। कंटिन्यूस ब्लीडिंग चैनल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, परमेबिलिटी ला देते हैं स्ट्रक्चर में और या कंक्रीट के लेयर पे। इससे क्या होगा, वाटर इजीली पास हो जाएगा। वाटर जो है एक्यूमुलेट हो जाता है एग्रीगेट के नीचे, फ्लेकी जो एग्रीगेट रहते हैं उनके पास, जिससे कि बाद में कोल्स क्रिएट होते हैं। ऑल्सो बिलो reinforcing bar, particularly cranked bar, reduces bond between reinforcement and concrete। जो क्रैंक्ड बार हैं या reinforcing बार हैं वो बॉन्ड को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, किसके बीच, reinforcement और कंक्रीट के बीच की बॉन्डिंग को रिड्यूस कर देते हैं। अब ब्लीडिंग में ही क्या बोल रहा है कि ब्लीडिंग को रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, आप जो भी मिक्सचर्स में डाल रहे हैं, कंक्रीट के मिक्सचर में जो भी इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं उसको प्रोपोर्शनेट मात्रा में डालिए, उसको मेजर कीजिए अच्छे से और मिलाइए। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम मिला देंगे तो ऐसा ही होगा। और जो फाइन पोजोलानिक मटेरियल है वो ब्लीडिंग को कम करते हैं, इसलिए उनका यूज आप कर सकते हैं। एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स जो हैं, एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स वो भी काफी इफेक्टिव होते हैं ब्लीडिंग को कम करने में। फाइनर सीमेंट या सीमेंट विथ लो अल्कली कंटेंट, ये सब भी आप यूज कर सकते हैं ब्लीडिंग को कम करने के लिए। फिर है आपका सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। सेटिंग टाइम मतलब कंक्रीट कितने देर में सेट होता है। हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था कि सीमेंट का सेटिंग टाइम है ना, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम हमने सीमेंट का देखा था। अभी अब हम देख रहे हैं कंक्रीट का सेटिंग टाइम। कंक्रीट का सेटिंग टाइम क्या होता है, तो कंक्रीट का सेटिंग टाइम आप पेनिट्रोमीटर टेस्ट से पता कर पाते हैं। जो एपरेटस है वो कंटेनर जिसका आपका मिनिमम लेटरल डायमेंशन कितना होता है, 150 mm और मिनिमम डेप्थ होता है 150 mm। ठीक है, लेटरल डायमेंशन भी 150 mm और डेप्थ भी 150 mm का होता है। ये आपका पेनिट्रोमीटर है। 6 पेनिट्रेशन नीडल्स रहते हैं बेरिंग के साथ में, उनका डिफरेंट एरियाज है। और जो डिवाइस प्रोवाइडेड टू मेजर द फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज पेनिट्रेशन ऑफ द नीडल। अब यहाँ पे आपने कंक्रीट मिक्स भर दिया और यहाँ से इसको नीडल को आप क्या करेंगे, इसमें डिप करके या उसको क्या कर देंगे, पेनिट्रेट करने के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पे सेटिंग टाइम का आपको प्रोसीजर दिख जाएगा। आप यहाँ पे पॉज करके इसका प्रोसीजर पढ़ सकते हैं कि सेटिंग टाइम टेस्ट कैसे होता है। ग्रेजुअली कितने डेप्थ तक उसको पेनिट्रेट करना पड़ता है, कितने बार उसको भरना पड़ता है, कितने लेयर में, फिर आपका लास्ट में ग्राफ बनता है। ये चीज आपका सेटिंग टाइम में देख पाते हैं हम, ऐसा ग्राफ आपका दिखता है। तो ये आपका सिंपल सा सेटिंग टाइम टेस्ट था। फिर ये सबसे जो मेन टॉपिक है इस पूरे कंक्रीट में कि कंक्रीट को हम मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, कंक्रीट बनता कैसे है। तो कंक्रीट कैसे बनता है,
तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड कंक्रीट एंड बैड कंक्रीट्स आर द सेम। अच्छा कंक्रीट और बुरा कंक्रीट बनता तो एक ही इंग्रेडिएंट से, है ना। अगर प्रोसीजर अच्छे से नहीं फॉलो किया गया तो वो बैड कंक्रीट बन जाता है, उसकी क्वालिटी गिर जाती है। और प्रोसीजर अगर अच्छे से फॉलो किया जाए तो वो अच्छा कंक्रीट बनता है। अब आपका क्या क्या स्टेप्स होता है कंक्रीट बनाने का। सबसे पहले बैचिंग, फिर मिक्सिंग, फिर ट्रांसपोर्टिंग, फिर प्लेसिंग, फिर कॉम्पैक्टिंग और क्यूरिंग, और लास्ट में सबसे आखिरी प्रोसीजर होता है फिनिशिंग। तो इतने प्रोसीजर को मिला के हमारा क्या बनता है, कंक्रीट बनता है। ये 7 प्रोसीजर जब मिलते हैं तब एक कंक्रीट अच्छा कंक्रीट बनता है। अब इसमें जो पढ़ेंगे, पहला मेथड होता है बैचिंग। तो बैचिंग क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स फॉर मेकिंग कंक्रीट इज नोन एज बैचिंग। कोई भी मटेरियल जो कंक्रीट बनाने के लिए आप यूज कर रहे हैं उसको मेजर करके ही आप उसको यूज करेंगे, तो वही चीज क्या कहलाती है, यहाँ पे बैचिंग कहलाती है। अब बैचिंग दो टाइप का होता है, वॉल्यूम बैचिंग और वेट बैचिंग। तो वॉल्यूम बैचिंग क्या होता है, तो वॉल्यूम बैचिंग आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए, तो आप उसको उसके वॉल्यूम के थ्रू क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो वही चीज वॉल्यूम बैचिंग कहलाती है। तो वॉल्यूम बैचिंग जो है वो एक अच्छा मेथड नहीं है, किसके लिए, प्रोपोर्शनिंग के लिए मटेरियल के, क्योंकि कई बार क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है आपको वॉल्यूम बैच करना। जैसे कि एग्जांपल में गीली जो सैंड है ना, जो वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड इन लूज कंडीशन वेट्स मच लेस देन द सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई कॉम्पैक्टेड सैंड। तो इसी वजह से क्या होता है, जो भी मॉइस्ट सैंड है जो लूज कंडीशन पे, उसका वेट कम हो जाता है सेम अमाउंट में, सेम वॉल्यूम का अगर आप ड्राई सैंड लेंगे तो। सीमेंट को हमेशा वेट के द्वारा मेजर किया जाता है। वॉल्यूम जो है एक बैग सीमेंट का उसको 35 लीटर लेते हैं, और गॉज बॉक्सेस जो हैं उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, फाइन और कोर्स एग्रीगेट को मेजर करने के लिए गॉज बॉक्सेस यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है वेट बैचिंग। तो वेट बैचिंग क्या होता है, वेट बैचिंग वेट के थ्रू मेजर करना किलोज में, तो आपका वेट बैचिंग हो जाएगा। वेट बैचिंग एक करेक्ट मेथड है किसी भी मटेरियल को मेजर करके यूज करने का। अलग अलग टाइप के वेट बैचेस दिए रहते हैं जिनका यूज करके आप वेट बैचिंग कर सकते हैं। तो जो सीमेंट बैग है वो 50 किलो डेंसिटी का होता है, और उसको हम 1440 केजी का यूज करते हैं। तो ये वेट बैचिंग का हो गया। अब वेट बैचिंग, वॉल्यूम बैचिंग, बैचिंग के बाद में क्या होता है, मिक्सिंग। अब आपने क्या कर लिया, सारे इंग्रेडिएंट्स को एक जगह एक इक्वल क्वांटिटी में क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा करने के बाद में उनको हम क्या करते हैं, एक दूसरे से अच्छे से मिला लेते हैं, थॉरो मिक्सिंग करते हैं मटेरियल्स की, इसलिए ताकि आपका कंक्रीट यूनिफॉर्म बने। तो हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, इन तीनों को हम अच्छे से मिक्स करते हैं, जिससे कि उनका मास है वो होमोजीनियस हो जाए, कलर यूनिफॉर्म हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए, और आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो अच्छा बने। तो क्या होता है, इसमें भी दो मेथड होते हैं मिक्सिंग के, या तो हाथ से मिलाओ या तो मशीन यूज करो मिक्सिंग के लिए। मोस्टली छोटा कंस्ट्रक्शन एरिया है तो हाथ से ही मिक्सिंग हो जाती है, अगर बड़ा कंस्ट्रक्शन एरिया है तो मशीन के थ्रू मिक्सिंग की जाती है। अब हाथ से कैसे मिक्सिंग होती है, अगर स्मॉल स्केल वर्क है तो आपने ऐसा देखा होगा, कंक्रीट ऐसे मिक्स किया जाता है। तो अगर आपका ज्यादा बड़ा एरिया है तो आप ऐसे यूज नहीं करेंगे, बट स्मॉल एरिया है, छोटी जगह में आपको काम करना है, तो स्मॉल स्केल के लिए यूज करते हैं। क्योंकि इतने से एरिया में आप क्या करेंगे, कंक्रीट मिक्सचर्स लगाएंगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे यूज करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है मशीन मिक्सिंग। मशीन मिक्सिंग क्या होता है आपका, आपको मीडियम या लार्ज स्केल का जो वर्क होता है उसके लिए आप मशीन मिक्सिंग यूज करते हैं। ये छोटे एरिया के लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा, बड़े एरिया के लिए ही आपको इकोनॉमिकल होगा। कंक्रीट मिक्सचर्स कैसे, आपका लीटर के थ्रू, आप कैपेसिटी उसकी लीटर के थ्रू ही आप उसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, इतने लीटर का, इतने लीटर का, ऐसा। और दो टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है, टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग और रिवर्सिंग। ऐसा टिल्ट हो जाना, ऐसे
क्या होता है, यहाँ पे मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद आप इसका हैंडल को रोटेट करके इसमें गिरा दो और फिर इसको ले जाके वहां पे सीधा यूज कर लो, तो ये टिल्टिंग हो जाएगा। नॉन टिल्टिंग मतलब वो क्या होगा, ऐसे गिरेगा नहीं या रोटेट नहीं होगा, टिल्ट नहीं होगा, और रिवर्सिंग पूरा रिवर्स हो जाएगा। टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग एंड रिवर्सिंग। तो मशीन मिक्सिंग में जो टाइम है वो क्या करता है, जनरली आपका 15 से 20 रिवॉल्यूशन, 1 मिनट में 15 से 20 रिवॉल्यूशन हो जाता है। हैंड मिक्सिंग के कंपैरिजन में मशीन मिक्सिंग की एफिशिएंसी ज्यादा है और उसका जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है वो भी ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये आपका टिल्टिंग वाला है और ये नॉन टिल्टिंग है, ये घूमेगा नहीं, इसलिए ये डायरेक्टली यहाँ पे रोटेट करके डायरेक्ट आपका मटेरियल बाहर कर देगा। ये टिल्टिंग एंड नॉन टिल्टिंग हो गया। अब कंक्रीट क्या हो गया, बैच हो गया। बैच होने के बाद में आपने उसको मिक्स कर लिया। अब मिक्स होने के बाद आपको एक जगह से उसको दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। मान लो कि आप क्या कर रहे हो अभी, जहां पे भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है, जहां पे भी आपको कंक्रीटिंग करनी है, आप उससे आधे किलोमीटर दूर हो या 1 किलोमीटर दूर में आप क्या कर रहे हो, कंक्रीट को मिक्स किया। अब आपको उस जगह से जहां पे आपने मिक्स किया वहां से लेके जहां पे आपको कंक्रीटिंग करनी वहां तक आपको लेके जाना है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्टिंग। तो ट्रांसपोर्टिंग क्या है, एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाना कंक्रीट को ट्रांसपोर्टिंग कहलाता है। अब उसको अलग अलग मेथड से, अलग अलग इक्विपमेंट्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना रहता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के पहले कंक्रीट को उसकी पोजीशन पे पहुंचाना होता है, नहीं तो कंक्रीट सेट होने लग जाता है। इसीलिए आपको क्या करना रहता है, या तो एडमिक्सचर्स ऐड कर दो ताकि कंक्रीटिंग का सेटिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाए, या तो पास में ही है तो आपको क्या करना रहता है, उसको फटाफट क्या करते जाना है, ट्रांसपोर्ट करते जाना है, नहीं तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो वहीं पे जमने लग जाएगा और आपका कोई मतलब नहीं होगा इतना प्रोसेस करने का। तो ट्रांसपोर्टिंग जो है, हम कौन कौन से अलग मेथड यूज करते हैं, तो इतने सारे मेथड हैं हमको ट्रांसपोर्टिंग के। सबसे पहले मोटर पैन, ये आपने देखा होगा, धमेला, धमेला में पकड़ के क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल में पास करते जाते हैं, तो वही मोटर पैन कहलाता है। फिर व्हील बारो या हैंड कार्ट, ये इस तरीके का दिखता है। इसमें क्या कर दिया, पूरा का पूरा मटेरियल डाल दिया और फिर कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह ले गए, तो ये जल्दी होगा, है ना। फिर क्रेन, बकेट या रोप वे, क्रेन की मदद से बकेट, क्रेन की मदद से या बकेट लगा के या रोप वे लगा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये भी और फटाफट काम करेगा, ये थोड़ी ज्यादा दूरी के लिए काम करेगा। ये पास के लिए है, ये भी थोड़ा पास के लिए, ज्यादा दूर के लिए हो गया। ट्रक मिक्सर्स एंड डंपर्स, ट्रक मिक्सर्स ये कब यूज होगा, जब बहुत ही दूर लेके जाना है तो हो गया। फिर बेल्ट कन्वेयर्स, या बहुत क्वांटिटी में ले जाना है तब भी बेल्ट कन्वेयर्स, ऐसा बेल्ट कन्वेयर्स लगा रहेगा, आपने देखा होगा, है ना। इस बेल्ट कन्वेयर में यहाँ पे आपने यहाँ पे रखते जाइए, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता जाएगा। स्किप एंड होस्ट, ये आ गया, स्किप एंड होस्ट। फिर ये आपका ट्रांजिट मिक्सचर्स, पंप एंड पाइपलाइन, जैसे वाटर की पाइपलाइन होती है वैसे ही पाइपलाइन के थ्रू भी उसको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं कि ट्रांसपोर्ट करने के कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का। फिर आ जाता है आपका प्लेसिंग। अब लेके तो चलेगा, लेके जाने के बाद में जहां पे आपको कंक्रीटिंग करनी है उस जगह पे आप उसको क्या करोगे, रखोगे। तो अगर आप उसको अच्छे से बैच नहीं किए हो, मिक्स नहीं किए हो, ट्रांसपोर्ट नहीं किए हो, तो फिर प्लेस करने का कोई मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी सूख गया रहेगा, आपके ले जाते तक या स्ट्रक्चर खराब हो गया रहेगा। तो प्लेसिंग को कैसे करते हैं, अच्छे से सिस्टमेटिक मैनर में करना होता है। अगर आपको फाउंडेशन के लिए करना है, वॉल के लिए करना है, कॉलम के लिए करना है, तो उसको अर्दन मोल्ड फ्रेम में रखते हैं। फिर प्लेसिंग कंक्रीट विथ लार्ज अर्थ मोल्ड या टिम्बर प्लैंक। फोम वर्क देखा है आपने, फोम वर्क जो क्या किया रहते हैं, लकड़ी की जो बल्ली लगी रहती है उसमें क्या है, उसको एक हम क्या करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बीच में कंक्रीट को भरते हैं। फिर वो 10 दिन 7 दिन हो जाता है, जब वो सूख जाता है कंक्रीट, तब हम उसको लकड़ी को बाहर निकालते हैं और कंक्रीट की क्यूरिंग करते हैं। या टिम्बर या स्टील के शटर्स बनाते हैं जिसकी मदद से आप कंक्रीट को प्लेस कर पाओ। प्लेसिंग कंक्रीट विद यूजुअल फोम वर्क, नॉर्मल फ्रेम फोम वर्क, या अंडर वाटर भी आप कंक्रीट को प्लेस कर सकते हैं। तो वही चीज आपकी कंक्रीट की प्लेसिंग कहलाएगी। आपको कंक्रीट जहां पे भी कंक्रीटिंग करनी है उस जगह में ले जाके कंक्रीट को रख देना और उसको उस तरीके से जमा देना ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए।
बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गिरना चाहिए। फोम वर्क को अच्छे से डिजाइन करना चाहिए ताकि उसमें किसी भी तरीके की स्लरी लॉस ना हो। आपको क्या करना चाहिए, जो टाइम लिमिट है तब तक आपको फोमवर्क को रहने देना चाहिए, उसको फोमवर्क को रिमूव नहीं करना है। और अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग एक नया टर्म आ जाएगा आपके लिए। पानी के नीचे में जो स्ट्रक्चर, जैसे पूल वगैरह बनता है तो आपने देखा होगा कि उसका एक आध जो पैर रहता है वो आपका पानी के नीचे रहता है ना। पूल के जो पैर रहते हैं वो पानी के नीचे में बनाए रहते हैं। अगर पानी के ऊपर, नदी के ऊपर पुल बना हुआ है तो कैसे होता है, तो वो अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के थ्रू होता है। अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग आपका किसकी मदद से होता है, ट्रेमी पाइप की मदद से होता है। और ऊपर से हम नीचे कंक्रीट धीरे धीरे करके उसमें डालते जाते हैं और उसकी सेटिंग टाइम इतनी कम होती है कि वो फटाफट सेट होते। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। अभी हमने बैच कर दिया, मिक्स कर दिया, प्लेस कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, प्लेस कर दिया। अब हम उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, थोड़ा दबाएंगे। अभी हमने कंक्रीट को बस डाला है, तो आप किसी भी चीज को डालोगे तो वो अपने लूज स्टेट में रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा दबाना है। तो वही चीज क्या करते हैं, उसमें जो भी एयर बबल्स होंगे उनको रिमूव करेंगे, थोड़ा सा उसको वाइब्रेट करेंगे ताकि वो जगह ले ले अच्छे से, और उसके बीच का जो एयर है वो अच्छे से बाहर निकल जाए ताकि कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्यादा हो जाए और उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इस वजह से आप यहाँ पे कॉम्पैक्शन देंगे। अब क्या बोल रहा है कि कॉम्पैक्शन में आप कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हो। हाथ से कॉम्पैक्ट कर सकते हो, हाथ से आपका रोडिंग, रैमरिंग और टैंपिंग से होगा। फिर आप वाइब्रेशन की मदद से कर सकते हो, छोटे स्ट्रक्चर में करना है तो हाथ से करते हैं। फिर या तो आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप हैंड वाइब्रेटर यूज कर सकते हैं, नीडल वाइब्रेटर, एक्सटर्नल वाइब्रेटर, टेबल वाइब्रेटर या प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर, सरफेस वाइब्रेटर और वाइब्रेटरी रोलर। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्पैक्शन बाय प्रेशर एंड जॉल्टिंग। प्रेशर और जॉल्टिंग के थ्रू आप क्या करोगे, कॉम्पैक्शन करोगे। और लास्ट है कॉम्पैक्शन बाय स्पिनिंग। तो ये सारे प्रोसेस की मदद से हम क्या करते हैं, कंक्रीट को हम थोड़ा वाइब्रेट करते हैं, थोड़ा हिलाते हैं, दबाते हैं, जिससे कि वो अच्छे से जगह ले ले और उसमें जितने भी हवा, एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाए। अब जो नेक्स्ट है, क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया 7 दिन 14 दिन के लिए। अब वो क्या हो गया, अच्छे से सूख गया, हाइड्रेट हो गया। अब हाइड्रेट होने के बाद में आपका क्या होता है, क्यूरिंग होता है। हाइड्रेट हो गया, अच्छे से सूख गया। अब आप क्या करते हो, इसके बाद अब हम उसमें क्यूरिंग का प्रोसेस लाते हैं। क्यूरिंग करने के लिए अब हम उसमें क्या करेंगे, वाटर डालेंगे। वाटर वाटर को हम क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। अब अलग अलग टाइप की क्यूरिंग होती है। तो क्या बोल रहा है कि सीमेंट रिक्वायर्स अ वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ अबाउट 0.23 फॉर हाइड्रेशन एंड वाटर सीमेंट रेशियो 0.15 फॉर फिलिंग द वॉइड्स इन जेल पोर्स। तो क्या होता है, टोटल 0.38, क्या 0.38 हमको चाहिए रहता है हाइड्रेशन के लिए। क्यूरिंग को और क्या बोल सकते हैं कि कंक्रीट को हमको गीला और क्या करना है, गर्म रखना है, जिससे कि हाइड्रेशन कंटिन्यू हो पाए सीमेंट का। कंक्रीट जब हाइड्रेट होता है तो हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है, जो कि हार्मफुल हो जाता है वॉल्यूम की स्टेबिलिटी के लिए। इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, हीट को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए, हीट को रिड्यूस करने के लिए हम वाटर की क्यूरिंग करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्यूरिंग को आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वाटर की मदद से पानी डाल के क्यूरिंग करेंगे तो वाटर क्यूरिंग हो जाएगा। मेम्ब्रेन क्यूरिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, कोई सा एक लेयर, एक मेम्ब्रेन बना देते हैं, वाटरप्रूफ लेयर या पॉलीथीन पॉलीस्टीरीन की, जिससे कि उसके अंदर का मॉइस्चर मेंटेन रहे, तो मेम्ब्रेन क्यूरिंग। फिर हीट की एप्लीकेशन से भी आप क्यूरिंग करते हैं, जैसे कि आपका स्टीम क्यूरिंग हो गया, तो ये सब हीट की वजह से हो गया। और फिर अलग से मिसलेनियस मेथड्स हो सकते हैं क्यूरिंग के। तो ये आपका कुछ तरीके हैं क्यूरिंग के। यहाँ पे आप मेम्ब्रेन लगा रहे हैं, ये आपने सिंपल वाटर क्यूरिंग किया है, आपने वाटर के लिए कंपार्टमेंट्स बना के उसमें वाटर फील के रखा है, तो वो वाटर क्यूरिंग हो गया। फिर लास्ट जो आता है फिनिशिंग। अब
क्या करते हैं, कंक्रीट को फिनिश करना खुरदुरा नहीं रहना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। तो फिनिशिंग कहाँ पे होती है, जैसे कि आपका रोड का पेवमेंट, एयरफील्ड पेवमेंट, कहीं पे आप पेवमेंट कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उसको ऊपर से अच्छे से फिनिशिंग दे देते हैं। या तो आप फॉर्मवर्क ऐसा यूज कीजिए जो प्रॉपर फिनिश दे, नहीं तो आप उसके ऊपर फिनिशिंग ऐसा कर देते हैं। तो ये कब होता है, कॉम्पैक्शन के बाद में आप फिनिशिंग दे सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली फिनिश कर सकते हैं कंक्रीट को। इसको ड्राई होने के बाद नहीं करना है, जब कंक्रीट गीला है, वेट है, तभी आपको क्या करना है, फिनिशिंग करनी है। तो ये प्रोसेस थे, ये आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट के अंदर में आ जाएगा। कोई भी आपसे पूछे तो यही प्रोसेस होते हैं कंक्रीट के मैन्युफैक्चरिंग के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे मेल कर सकते हैं आप, और अदर टॉपिक्स में आपको पढ़ना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।